हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को ये बात करेंगे कि आप लोग का जो कि क्लास स्टार्ट था एनसीईआरटी 10th क्लास का, तो जो उसमें आप लोग का चैप्टर 6 स्टार्ट था। जय प्रक्रम जो बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 3 वीडियो आज अपलोड करेंगे दोस्तों, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसमें लंबा पूरा सेशन दिया गया है। तो आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके वीडियो बनाया था, बना के आज ख़त्म करेंगे। तो पार्ट 3 आज होगा आप लोग को, तो ये आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा। और ये पूरा का आप लोग का इंपॉर्टेंट क्लास होगा। रेलवे जितना भी एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला, तो जल्द ही सब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिएगा और अपने तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कहीं पे कंफ्यूज ना हो। तो आज पार्ट 3 चलते हैं, देखते हैं आप लोग को, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोग का यहाँ तक पिछला वीडियो हो चुका था, नहीं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। तो आप लोग को यहाँ तक पिछला वीडियो पढ़ा दिए थे पार्ट 2 तक। पार्ट 3 आज आप लोग को स्टार्ट होगा। आप लोग को जो कि पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, देख रहे होंगे ये इस तरह होगा। आप लोग को यहाँ आप आ गए हृदय को, जो कि रक्त परिवहन करता है, उसके बारे में फेफड़ा आ जाएगा। उसके बाद और आगे इस तरह का आप लोग को आज सेशन चलेगा। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, देख रहे होंगे पूरा। आप लोग को दिखा दें कि क्या क्या है, आप लोग वीडियो रोक के ज़रूर देख लीजिएगा। तो इतना है दोस्तों, आप देखते हैं वीडियो। आप लोग को थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं फिर घर चला गया था। दादी मेरा डेट कर गई थी, तो उसका पूरा क्रियाकलाप करके फिर आए घर से। तो आप लोग को इसी कारण वीडियो नहीं जा पा रहा। तो आप फिर कंटिन्यू वीडियो रहेगा। और ड्यूटी भी, जब भी हम लोग को ड्यूटी से टाइम मिलता है, आप लोग को वीडियो ही बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी बहुत ही जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है नज़दीक में। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर यानी ब्लड भोजन, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ क्या है, भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर में वहन करता है। तो क्या क्या करता है कि जो रुधिर हम लोग को भोजन, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ का ये हमारे शरीर में वहन करता है, यानी वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि पूछ लेगा रुधिर कैसा है, कौन सा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ये सब रुधिर का काम पूछ लेगा क्या क्या है, तो भोजन, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ का क्या करता है, हमारे शरीर में वहन करता है, यानी यहाँ से वहाँ करता है, जो कि उत्तक है। रुधिर में एक तरल माध्यम है, क्या पूछेगा, ब्लड में एक तरल माध्यम जिसे प्लेज्मा कहते हैं, पूछेगा। रुधिर में जो कि तरल माध्यम है, उसे क्या, लिक्विड के माध्यम में जो है उसे क्या बोलते हैं, तो प्लेज्मा कहते हैं। इससे कोशिका निलंबित होती है। प्लेज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेज्मा क्या करता है, भोजन, प्लेज्मा देख रहे होंगे, प्लेज्मा करता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी भोज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। किसका के लिए, प्लेज्मा जो करता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का भोज्य पदार्थ विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। क्या बोलता है, पूछेगा ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, तो कौन, आरबीसी ले जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। रुधिर का, ब्लड का काम क्या क्या आप लोग को याद रखना है। जितना चीज़ ये लिखा गया, एक पॉइंट आप लोग को नोट करना है कॉपी में, नहीं तो इसको याद करना है पेंसिल से टिक टिक करके। देखें लवण का वहन, जहाँ जहाँ पॉइंट है उसको आप लोग को इस तरह टिक करना है, नहीं तो आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आएगा। लवण का वहन भी रुधिर द्वारा ही होता है। अतः हम पंपन यंत्र की आवश्यकता से जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके, नलियों के एक पार पथ की आवश्यकता जो रुधिर की सभी उत्कोण तक भेज सके, तथा एक तंत्र जो यह सूचित करे कि इस परिपथ में यदि किसी कभी टूट फूट होती है तो इसकी मरम्मत हो सके। कौन सा, ये सब काम ब्लड की काम है, देख रहे होंगे। अब उसके बाद हमारे पंप हृदय में हमारे कैसे पंप करता है। हृदय जो हमारा प्रेशर रिलीज करता है, पंप करता है, वो कैसे करता है आप लोग को ये अब नेक्स्ट में आप लोग को दिखेगा। तो देख रहे होंगे ये है हमारा मानव हृदय का व्यवस्था काट दृश्य है। ये हृदय है। हृदय का मनुष्य में कितने हृदय होते हैं, 4 कक्ष हृदय होता है, आप लोग जानते होंगे। मनुष्य में 4 कक्ष का हृदय होता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया, हमारा पंप हृदय है। हृदय एक पेशीय अंग है। पूछेगा हृदय कैसा, एक पेशीय अंग जो मुट्ठी की आकार है, ये आकार पूछता है। पूछेगा तो हृदय कैसी है, मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर का ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। पूछेगा रुधिर किसका वहन करता है, सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, रुधिर दोनों का करता है, ऑक्सीजन का भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का करना है। वो पॉइंट आप लोग को ये सब नोट करना है, दोनों का ही वहन करता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने का रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बंटा होता है। क्या होता है, कई कोष्ठों में बंटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन
डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना पड़ता है, जो कि फेफड़ों में जाना पड़ता है। आप लोग को ये तो मालूम है। एनसीईआरटी भाषा में आप लोग को याद रखना है कि फुफ्फुस को फेफड़ा ही कहते हैं। जो फुफ्फुस जहाँ भी लिखा गया है उसको फेफड़ा कहते हैं। आप लोग को याद रखना है इसको, आप लोग को ये याद रखना है, फुफ्फुस को फेफड़ा कहते हैं। फुफ्फुस में जाना पड़ता है, जो भी रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है तो उसको कहाँ जाना है, फेफड़ा में जाना। आप लोग को फिगर मैं बता देता हूँ। तथा फुफ्फुस के वापस ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। जैसे हमारा हृदय क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, रुधिर को, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ने जाता है, और उससे फिर क्या करता है, जो भी ऑक्सीजनित रक्त है, जो भी ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुका है, उसको हमारे शरीर में उपयोग है, क्योंकि हमारे शरीर ऑक्सीजन के कारण ही पूरा वर्क करता है, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन को फिर हृदय से लाना रहता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रहता है। ऑक्सीजन को प्रचुर रुधिर फुफ्फुस के हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। ये आप लोग को याद रखना है। जैसे आप लोग को एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ आप लोग को यदि नहीं समझ आएगा तो मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ, रुक जाइए। जैसे यहाँ देखिए, ये हृदय, ये हृदय क्या है, ये हृदय है। अब यहाँ पे देखिए, ये बायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है। ऊपर में जितना भी है, ऊपर का भाग को अलिंद बोलते हैं, नीचे को भाग को निलय बोलते हैं। याद रखिएगा, 4 भाग में जैसे बंटा हुआ है ना, जैसे मैं अभी यहाँ फिगर बनाया देखिए, जैसे इस तरह मेरा हृदय है। ये मान लीजिए ये सबका हृदय है, इस तरह मनुष्य का हृदय रहता है। जैसे ऊपर का भाग आप लोग को इस तरह याद रखना, ऊपर का भाग अलिंद होता है, नीचे का भाग निलय होता है। अब इसमें भी अलिंद और निलय में भी है कंफ्यूज आप लोग को। इस तरह जो रहता है वो बायां रहता है, इस तरह जो रहता है राइट रहता है। इस तरह मतलब लेफ्ट रहता है, उस तरह राइट रहता है। ये बायां निलय हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया। तो इस तरह आपको लोग को याद रखना, वही वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या बोल रहा था, देखिए आप लोग को दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये दायां अलिंद हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ से आता है हमारा, मान लीजिए यहाँ फेफड़ा है, यहाँ पे मानिए कि आप लोग का फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। तो ये क्या करता है, रुकिए आप लोग को 1 मिनट। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद वो पढ़िएगा तो आप लोग को ये समझ ज़्यादा आएगा। फिगर से आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये फेफड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। ये आप लोग का क्या बताए थे, ये आप लोग को बताए थे बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय बताए थे। तो उसके बाद आप लोग को देखिए बताते हैं, ये फेफड़ा, इधर से हम ऑक्सीजन लिए, बाहर से हम ऑक्सीजन लिए, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आया, ये ऑक्सीजन आप लोग को आया बायां अलिंद बायां निलय, बायां अलिंद। ये ऑक्सीजन आप लोग को आया बायां अलिंद में, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ आया, बायां अलिंद में। फिर ये बायां निलय, नीचे ये देखिए ये पार्ट है, ऊपर 1 2 3 4 4 पार्ट है। तो ये देखिए ऊपर से क्या आ गया, आप लोग को समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन लिए तो फेफड़े में आया, फेफड़े से क्या आया, बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से फिर यहाँ पे एक बॉल्ब होता है, बायां निलय में आया। बायां निलय में ऑक्सीजन आ गया, जो कि इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड है, ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त ब्लड है। तो इससे यहाँ आ गया ऑक्सीजन रहित। अब ये क्या करेगा, ये अब महाध्वनि ये यहाँ से ऊपर से हमारे शरीर में भेजने का कोशिश करेगा। जो आप लोग को ये फिगर देख रहे होंगे, ये जो फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला कहाँ से निकला है, ये बायां निलय से निकला है। कहाँ से निकला है, बायां निलय से निकला है। बायां नीले से हमारे महाधमनी जो आप लोगों को याद रहेगा, फुफ्फुस से ये महाधमनी से शरीर का देख रहे होंगे, जो महाधमनी है, ये क्या किया, ऑक्सीजन रहित ब्लड लिया, ऑक्सीजन रहित ब्लड लिया जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से हमारे शरीर में आया, शरीर में देख रहे होंगे, शरीर के कारण O2 जो कि लाल है, ये क्या है, जहाँ भी ऑक्सीजन यदि ब्लड में है तो वो रंग लाल होगा। आप लोग को याद रखिएगा। जहाँ भी आप लोग को यदि ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ये भाग है, ये ऑक्सीजन इसमें नहीं है, ये नीला भाग है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ऑक्सीजन खत्म है। तो ये महाधमनी के कारण हमारे शरीर में आया, और शरीर में जब आया अंदर, तो हमारे शरीर को जितना भी बॉडी को ज़रूरत है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, पैर हाथ पैर जितना भी पार्ट है, उसको जितना भी ऑक्सीजन का ज़रूरत है, वो अपना ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ये महाध्वनि के कारण ही ब्लड जो है, ब्लड के कारण ऑक्सीजन आया हमारे शरीर में, ब्लड ही पूरा ऑक्सीजन दिया जिसको ज़रूरत है।
तो जितना भी जिसको भी ज़रूरत था वो लीवर, किडनी, पैर, हाथ, जितना भी जिसको ज़रूरत था वो क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये जी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन सबको ले लिया, जिसको जिसको ज़रूरत था। आप लोग को थोड़ा दूसरा भाषा में समझाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ऑक्सीजन लेने के बाद वो उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तब यहाँ पे जितना भी ले लिया, अब इसके कारण इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा। जो भी छोड़ दिया गया इससे क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी ऑक्सीजन ले लिया वो हृदय को सब छोड़ेगा। तो इससे जो उसकी शरीर से महाशिरा, ये महाशिरा हो गया। महाध्वनि से क्या आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन आया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये क्या क्या, शरीर से महाशिरा, महाशिरा यहाँ से लेगेगा और ये क्या किया, महाशिरा से लेगने के बाद दायां दायां कहाँ पे जाएगा, ये महाशिरा से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से फिर नीचे जाएगा, नीचे दायां नीले में जाएगा, दायां नीले से फिर यहाँ से एक बॉल्ब रहेगा, उसके कारण यहाँ से आप जाएगा फेफड़े में, फेफड़े में जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो फेफड़े में जाएगा, तो फेफड़े फिर ऑक्सीजन देगा, फिर ऑक्सीजन से फिर इस तरह आएगा आप लोग को यहाँ पे दायां नीले में, ये कहाँ जाएगा, सॉरी दोस्तों, बायां अलिंद में, क्या जाएगा, बायां अलिंद में। ये फेफड़े से फिर जाएगा, ये जैसे आप यहाँ पे आया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलने जाएगा फेफड़े में, फेफड़े से जैसे ऑक्सीजन मिला यहाँ जाएगा कहाँ पे, बायां अलिंद में, बायां अलिंद से फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर महाध्वनि के दौरान में हमारे शरीर में जितना भी ऑक्सीजन की जरूरत होगा वो सब पार्ट ले लेगा। पार्ट लेने के बाद यहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर नीचे जाएगा, नीचे के कारण फिर यहाँ से फेफड़े में जाएगा। इसी तरह हम लोग का चलते रहता है। ये जाता है महाशिरा के द्वारा और ये जाता है महाध्वनि के द्वारा। तो आप लोग समझने की कोशिश कर लीजिएगा। थोड़ा मैं वीडियो रोक के मैं चलता हूँ फिर आगे। तो ये आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसी कारण मैं आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये थोड़ा माइंड स्थिर करके समझना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग स्थिर दिमाग से सोचिएगा। जैसे हमारा हृदय में क्या है, 4 कक्ष हृदय, हमारे हृदय 4 कक्ष का होता है, 4 कक्ष का होता है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग को बताया ही था कि ऊपर वाला भाग क्या होगा, अलिंद होगा, नीचे वाला नीले होगा, इस तरह याद रखिए। तो ये राइट अलिंद हो गया, ये लेफ्ट अलिंद हो गया। ये हमारा फेफड़ा हो गया जो कि लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फेफड़ा हो गया। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे फेफड़े ऑक्सीजन से आप लोग लिए, फेफड़े में आया, फेफड़े से ऑक्सीजन हमारे कहाँ आएगा, ये लेफ्ट अलिंद में आएगा। लेफ्ट अलिंद में आया, यहाँ जो बॉल्ब है नीचे, इसका नीचे आएगा, फिर क्या पे लेफ्ट नीले में आएगा। वो अलिंद में गया वो पहले, फिर नीले बॉल्ब से कारण लेफ्ट नीले में आया। नीले के कारण महाध्वनि के कारण हमारे शरीर में पूरा जो भी जितना भी बॉडी पार्ट है वो उतना सब ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में उसमें मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड से महाशिरा के कारण फिर हमारे कहाँ गया, ये दायां अलिंद में, दायां अलिंद से गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ है। दायां अलिंद से फिर कहाँ गया, दायां नीले में, नीले से फिर कहाँ गया, इसके कारण हमारे फेफड़े में गया। ये बॉल्ब के कारण हमारे फेफड़े में गया, फेफड़े से फिर ऑक्सीजन देगा। तो इस तरह आप लोग को प्रक्रिया चलता है। तो आप लोग ये अच्छे से थोड़ा समझना है, इसी कारण मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो आप लोग को पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि आप लोग को फिगर पूरा माइंड में सेट हो गया होगा। तो देख रहे होंगे कि कहाँ से यहाँ से था। तो ये फेफड़े क्या करता है, वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है, जो अभी बताए। तो ऑक्सीजन पहुँचे रुधिर में, तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, शरीर को पंप किया जाता है जब ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर का फेफड़े से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है, जो कि अभी बताया था आप लोग को, बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करके समय बायां अलिंद स्थिर रहता है, जो अगला कोष्ठ बायां नीले में, जैसे आप लोग को बताए। तो ऊपर से कहाँ गया, बायां अलिंद से कहाँ आया, बायां नीले में। जैसे आप लोग को फिगर के साथ आप लोग को समझना है, तब ज़्यादा समझ आए। बायां नीले में फैलता है, तब ये संकुचित होता है, जिससे रुधिर हमें स्थानांतरित होता है। हमारी अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर से पंपित हो जाता है और ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर के बी ऑक्सीजनित रुधिर, यानी बी ऑक्सीजनित मतलब उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में, बी ऑक्सीजनित रुधिर, तो रुधिर इसमें आ जाता है, जिससे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, निचले वाला संकट कोष्ठ दायां नीले में फैल जाता है। यह रुधिर को दायां नीले में स्थानांतरित कर देता है और जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु तो अपनी बारी पर फेफड़स में यानी फेफड़े में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। क्या बोला गया कि नीलय की पेशीय भित्ति मोटी है, तो पूछ लेगा आप लोग को क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी आप लोग को पूछ सकता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पे।
यहाँ पे याद रखिएगा। क्योंकि नीलय का पीछे भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। कौन? नीलय को। आप लोग को याद रखना है, पूरे शरीर में कौन भेजता है? नीलय ही भेजता है। जब अलिंद या नीलय संकुचित होता है तब बॉल उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। तो आप लोग को इस तरह फिगर आप लोग को याद ही रखना है। इस तरह आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट या कोई आप बुक में नोट कर लीजिएगा ये वीडियो रोक के। तो आप लोग को नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। क्या बोला गया? हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है, एक बार पूरे शरीर और इस बार फेफड़े से, इसलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो इस तरह मैं ट्रिक बनाया था क्योंकि एक बार फिर ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, फिर ऑक्सीजन भी ऑक्सीजनित रक्त फिर फेफड़े ले जा रहा है, तो क्या 2 बार इधर उधर हो रहा था, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो उसके बाद क्या बोला, ये देखिए, फेफड़े में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। कैसे? हृदय का बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को, बी ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन कम है, रुधिर को मिलने से रोकने से लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं के जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर के तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या बोला गया नीचे, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है। क्या बोला गया? शरीर के तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर होता है, ये जो कि दूसरे के बारे में बोला गया। जैसे जल स्तर चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। क्या जंतुओं में क्या होता है? सरीप जैसे सरीसृप जो भी है उसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है? तो आप लोग को याद रखना है, 4 होता है, 3 होता है। और मनुष्य में कितना होता है? 4 होता है। और ये ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर द्वारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में पूछ लेगा कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है 2 कोष्ठ हृदय होता है उसमें, मछली में। यहाँ शरीर रुधिर कॉलम में भेजा जाता है। पूछेगा मछली को रुधिर कहाँ भेजा जाता है, तो उसमें कॉलम में भेजा जाता है, या जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियाँ के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है। तो पूछ लेगा कि किसमें एक बार ही हृदय रुधिर में आता है, तो आप लोग को याद रखना है ये मछली में होता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब मनुष्य में 2 बार आता है, तो क्या होता है? एक बार ही हृदय में आता है। दूसरी ओर ऐन कशेरुकी प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे 2 बार हृदय में जाना क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं उसे, जैसे मनुष्य में भी होता है। तो आप लोग को ये फिगर भी तो समझा ही दिए थे, तो आप लोग को ये अच्छे से रोक के वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो अच्छे से रोक के देख लीजिएगा, ये पूरा अच्छा से मैं लिख दिया हूँ। तो आप लोग को भी थोड़ा जूम कर दूँ, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग थोड़ा 720 में करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय की व्यवस्था पूरा यहाँ बताया गया था। अब ये क्या है? रक्तदाब, प्रेशर जो कि रक्तदाब पर है, उसमें क्या बोला गया? रुधिर वाहिकाओं को भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। जो विरुद्ध दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। क्या? शिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्या होता है? अधिक होता है। पूछ लेता है कभी कभी, शिराओं में कम होता है लेकिन धमनियाँ जो है उसमें क्या होता है? रक्तदाब अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन जो कि दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशिथिलीन या निशिथिलीन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलीन दाब कहलाता है। समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशिथिलीन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, कभी कभी ये हिंदी आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि समान प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm पारा तथा अनुशिथिलीन पूछ लेगा दाब कितना होता है? तो 80 mm। तो धमनियाँ कितना लगेगा? 120 mm, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर है, 120 mm लगेगा। उसका बल भी मोटा आता है। सिरा क्या आता है? सिरा ये कमज़ोर होता है, इसी कारण इसका 80 mm प्रेशर झेल पाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि रक्तदाब कितना होता है? तो 120, क्योंकि ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला 80 रहेगा, 120/80 होता है। तो ये देख रहे होंगे हमारे शरीर में इसी तरह प्रेशर रिलीज होता है, जो कि देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरह आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आए। पिछले किसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप होता है? तो बाएं वेंट्रिकल द्वारा। किसके द्वारा? बाएं वेंट्रिकल देगा। तो आप लोग को इस तरह का ये एनसीईआरटी में दिया है, तो आप लोग को अच्छे से समझिएगा थोड़ा, क्योंकि
ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे स्पाइगोनोमीटर क्या है, स्पाइगोनोमीटर नामक यंत्र रक्तदाब नापा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को याद ही होगा। उच्च रक्तदाब को अंतिम तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं को सिकुड़ना होता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनियाँ फट जा सकती है तथा आंतरिक रक्त संक्रमण हो सकता है। तो उसके बाद नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं क्या है, नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं इंपॉर्टेंट है। धमनी में रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कौन, धमनी क्या बोलेगा, पूछ लेगा कि धमनी क्या करता है, उसमें क्या करता है, जो रुधिर को, जो ब्लड है उसको क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। कौन धमनी, ये याद रखना। धमनी क्या करता है, हृदय जो आप लोग देखे थे, हृदय बनाए थे, वो क्या किया था, हृदय से कहाँ लगा था, हमारे शरीर में लगा था। और सिरा क्या करता है, हृदय से कहाँ लगा था, हमारे शरीर से हमारे कहाँ लगा था, हृदय में लगा था। तो यही आप लोग को याद रखना। तो धमनी क्या करता है, हृदय से हमारे कहाँ करता है, हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी तथा लचीली होती है। पूछ लेगा क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। अभी बताए थे, सिरा विभिन्न अंगों में रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती है, जो कि आप लोग बताए ही थे कि जितना भी शरीर ऑक्सीजन, जैसे किडनी जितना भी पैर हाथ जितना भी ऑक्सीजन का जरूरत था वो ले लिया, उसके बाद कौन लेगा था, हृदय में से ये सिरा ही लेगा था। तो वही बता रहा। तो सिरा क्या करता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए बाल्ब होता है। किसमें, सिरा में। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी ऊतक तक छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। अभी जो बताए तो वही, सबसे छोटी वाहिकाओं को भित्तीय कोशिकाएं मोटी होती है और रुधिर आसपास की कोशिका मध्य पदार्थों का विनिमय पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिका आपस में मिलकर सिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। जैसे अभी आप लोगों को ये बताए थे, धमनी में बाल्ब नहीं होता है, सिरा के बाल्ब होता है, जैसे इस तरह बताए। अब क्या, प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर में, आप लोग को मालूम होगा। नहीं तो प्लेटलेट्स यदि कम हुआ तो शरीर पूरा डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स के बारे में क्या बोला है कि इसके अतिरिक्त क्या होता है, रक्तस्राव में दाब में कमी आ जाएगी। क्या, रक्तस्राव में दाब, प्लेटलेट्स यदि कम है तो उस स्थिति पर विचार कीजिए कि जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इससे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध करती है। कौन, प्लेटलेट्स। अब लसिका के बारे में, ये इंपॉर्टेंट सब पार्ट है, आप लोग को याद रखना। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, लसिका भी कहते हैं या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतकोशिकीय पर अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका अंतकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिका में चला जाता है, आसपास में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। क्या होता है, क्षुद्रांत द्वारा जो कि अवशोषित वसा है उसका वहन किसके द्वारा होता है, लसिका द्वारा होता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर ले जाता है। तो आप लोग रोक के थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दे रहा हूँ यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो। पादप में किस तरह CO2 शरीरों में लगित किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अवकोशों को सही। तो इसके बारे में पूरा पत्तियों के बारे में बताया गया है नीचे, तो आप लोग को उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे मैं करता हूँ, पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मिद्रा निकटतम तथा प्रचुर स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मिद्रा के संपर्क में रहता है उसके द्वारा होता है। किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज लवणों का क्या होता है, जड़ों के द्वारा होता है, जो मिद्रा के संपर्क में रहते हैं। पढ़ लीजिएगा थोड़ा आप लोग वीडियो रोक के, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ही पढ़ाता हूँ। जैसे भिन्न होती, पादप प्रचलन नहीं करते। पादप शरीर एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिका का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जिन दूरियों को परिसंचरण प्रचालन कर रहे हैं। लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है।
एक जाइलम है जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। क्या है जाइलम? जाइलम उत्तक एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों को वहन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा जाइलम क्या करता है, वो क्या करता है? मृदा से यानी मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा फ्लोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोएम उत्तक ये क्या करता है? पत्तियों, फोसे फ्लोएम, जो से जाइलम, और ये क्या है? जो से जल खनिज लवणों का वहन करता है। फोसे फ्लोएम से क्या बोलेगा? फोसे फ्लोएम पोषक पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन सुनिश्चित होता है, पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है एवं इनका कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग को याद रखना है, तो गड़बड़ा जाएगा। जल का परिवहन कर जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संबंध वाहिकाएं एक सतत जल बनाती है। पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिका मृदा के संपर्क में है तब वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रता एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा जड़ में प्रवेश कर जाता है। क्या करता है? जल में प्रवेश कर जाता है, तो निर्माण कर लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, जाइलम की ओर। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा पेड़ के बारे में बताया गया है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है? जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिका द्वारा हो जाता है। जो कि जल का हानि हुआ है उसका क्या करता है? प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? जाइलम वाहिका के द्वारा प्रतिस्थापन पत्तियों में जो जल हानि हुआ उसका द्वारा किसका होता है? जाइलम होता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणु वाष्पन एक शोषण उत्पन्न करता है। जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। पादप वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल की हानि क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो आप लोग को पूछ लेगा तो आप लोग को ये याद रखना है। अतः बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति से सहायक है। पूछेगा किसके मुखी से? तो ऊपरी मुखी से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है बाष्पोत्सर्जन? क्या करता है? ये अवशोषण जड़ से पत्तियों के जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति से सहायक है। ये ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, क्या बोल देगा? दिन में जब रंध्र खुले हैं तो बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, जब दिन में खुला रहता है तो। अब भोजन है। भोजन थोड़ा आप लोग रोक के पढ़िएगा, हम थोड़ा यदि आप लोग को जल्दी पढ़ा दे रहे हैं तो क्योंकि आज संडे तो थोड़ा दोस्तों अब आज थोड़ा रेस्ट मिला है, तो उसमें कपड़ा भी खींचना है, सब कुछ करना है, सफाई सुथरा। तो आप लोग को थोड़ा टाइम कम है, इसी कारण मैं जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। अब तक जैसे भोजन तथा दूसरे पदार्थ का हस्तांतरण, अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। हम चर्चा कर पत्तियों के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है, प्रकाश संश्लेषण का होता है पत्तियों में होता है, तब पादप के अन्य भागों को कैसे भेजा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को वन हस्तांतरण कहलाता है। जो कि पत्तियों में पादप के अन्य भागों में जो भी भेजा जाता है प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है? विलय उत्पादों को वहन हस्तांतरण कराता है। यह संवहन उत्तक या क्या है? संवहन उत्तक क्या है? संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। किसके द्वारा पूछ लेगा? संवहन उत्तक के फ्लोएम भाग के नाम के द्वारा होता है। फ्लोएम में दोनों दिशा में गमन करता है, जाइलम में एक ही दिशा में गमन करता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। फ्लोएम बोलेगा किसको? दोनों दिशा में गमन करता है। या जाइलम क्या करता है? एक ही दिशा में सिर्फ गमन करता है। उसके बाद क्या बोला है? फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम जो है एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। पूछेगा फ्लोएम क्या करता है? एमिनो अम्ल अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों, वृद्धि वाले अंगों में ले जाया जाता है। ये कहाँ ले जाता है? अंगों, फलों, बीजों, तो वृद्धि वाले, जहाँ भी वृद्धि वाला अंग होता है वो क्या करता है? फ्लोएम ले जाता है। भोजन तथा अन्य पदार्थ का हस्तांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नालिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को याद रखना है। जो पूछा गया है कि भोजन तथा अन्य पदार्थ का हस्तांतरण संलग्न साथी कोशिका, पूछे कौन सी?
साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है। उसके बाद क्या बोला, जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होता है, ऊर्जा का उपयोग पूरा होता है सुक्रोज सिरके पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होता है। क्या होता है, फ्लोएम ऊतक में एटीपी से जो भी प्राप्त ऊर्जा है उससे ही स्थानांतरित होता है। यह ऊतक का प्रसरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल में इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाया जाता है जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे बसंत में जड़ व तन के ऊतक में भंडारित शर्करा का हस्तांतरण कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसे थोड़ा रोक के पढ़ लीजिएगा यदि आप लोग को समझ नहीं आया हो तो। अब उत्सर्जन, उत्सर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को उत्सर्जन देखते हैं क्या बोला गया। उत्सर्जन जो कि बारे में बताया है, क्या है उत्सर्जन। जैसे अन्य उपचारिक क्रिया में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निकालना आवश्यक है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जितना भी है वो हानिकारक होता है, तो उसको निकालना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। तो बस जब प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपचारिक भोज्य पदार्थ का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो भी हो गया निष्कासन भोज्य पदार्थ का उसे उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतु जिसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एक कोशिका जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विकसित कर देता है, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया, किडनी हो गया। किडनी ये हमारा सब पूरा फिल्टर करता है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो आप लोग को पूरा ये डिटेल में आप लोग को बताते हैं, पहले इधर थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए कि जैसे अब मानव के उत्सर्जन तंत्र जो कि आप लोग देख रहे होंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, एक जोड़ा वृक्क, जो कि वृक्क है यानी किडनी, वृक्क को ही किडनी बोलते हैं। क्या बोलता है, एक जोड़ा वृक्क। पूछ लेगा मनुष्य में कितने जोड़ा वृक्क होता है, तो एक जोड़ा, यानी जोड़ा मतलब दो, लेकिन हुआ तो एक ही ना। जोड़ा यानी जोड़ा पूछेगा कितने, तो दो जोड़ा नहीं मानना, नहीं तो गलती हो जाएगा एग्जाम में। एक जोड़ा यानी दो गो है, लेकिन जोड़ा कितना है, एक ही है ना। तो इस तरह आप लोग को समझना, एक जोड़ा वृक्क है, एक मूत्रवाहिनी है। पूछेगा कितना कितना है, ये आप लोग को याद रखना, ये पूछता ही है क्वेश्चन। तो पूछेगा कितना, एक जोड़ा वृक्क है, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। क्या होगा बोलो, पूछेगा वृक्क जो कि उदर है, पेट है, उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। कहाँ होता है, दोनों ओर स्थित होता है, जो कि देख रहे होंगे। ये वृक्क को ही किडनी बोलते हैं, स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र सबसे पहला कहाँ जाता है, किडनी में। मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे किडनी में क्या बोलना, मूत्र बना, किडनी में मूत्र बना, सबसे पहला पॉइंट। किडनी में क्या बना, मूत्र बना, मूत्र बना, ये पूछता ही है। किडनी में मूत्र बना, बनने के बाद पूछेगा मूत्र बनने के बाद कहाँ पे जाता है, तो मूत्रवाहिनी में जाता है। मूत्रवाहिनी आप लोग को कहाँ है, आप लोग देख रहे होंगे, ये है मूत्रवाहिनी, जो कि ये आप लोग दिख रहेगा, ये जो नली है, नली जो है यही को मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो पूछ रहे वृक्क में मूत्र बनने के बाद कहाँ जाता है, देख रहे होंगे आप, मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। कहाँ बोलता है, पहला नंबर मूत्रवाहिनी किडनी में बना, उसके बाद मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय। मूत्राशय कौन है, ये फिल्टर जो है यहाँ पे थैला जैसा, उसमें क्या बोलता है, मूत्राशय। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्राशय में आ जाता है, वो क्या होता है, मूत्राशय में जमा हो जाता है आके, तो मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ जब तक एकत्र रहता है तब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाती। जब तक एकत्र हो जाता है, यानी ये जब तक इसको सहन शक्ति है तब तक सहन कर सकता है, वहाँ पे एकत्र होता है। कहाँ पे, मूत्र मार्ग में। तो आप लोग सबसे पहला कहाँ बना था, किडनी में मूत्र बना। मूत्र से कहाँ है, मूत्रवाहिनी में है। मूत्रवाहिनी से क्या हुआ, मूत्राशय में। मूत्राशय में आके ये क्या हुआ, एकत्र हुआ। जब तक मूत्र मात्र में नहीं जाएगा जब तक आप लोग सहन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, मूत्र बनने का उद्देश्य, मूत्र बनने का उद्देश्य जब तक आप रोक नहीं सकते, जब आपको टॉयलेट लग जाता है तो मूत्र क्या होगा, मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर आ जाता है। तो सबका सिस्टम इसी तरह होता है, या लड़की हो या लड़का हो, तो सब इसी तरह का प्रक्रिया है दोस्तों।
मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में भेज पदार्थ को छान कर बाहर करना होता है। जो भी खराब पदार्थ है उसको क्या होता है, बाहर करना होता है। जैसे कि फेफड़े में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। आप लोग अभी बताए ही थे, फेफड़े में क्या होता है, CO2 रुधिर से क्या होता है, अलग कर दिया जाता है और वहाँ O2 मिला दिया जाता है। जबकि नाइट्रोजन भेज पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाता है। किससे? किडनी क्या करता है, रुधिर से ये क्या करता है, यूरिया यूरिक अम्ल को ब्लड से अलग कर लिया जाता है। कौन? किडनी कर लिया जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे किडनी में आधारी निस्पंदन एकक फुस्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिका का गुच्छ होता है। जो वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के, मुझे किसके आकार के, नलिका के कप के, जो कि निस्पंदन एकक जो क्षमता है उसी के बारे में बताया गया है, आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। क्या है? छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे निस्पंदन एकक होते हैं जिसे विक्राणु कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि छानने का काम करता है। पूछेगा जो छानने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नेफ्रॉन या विक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्राणु। ये इसको क्या करता है, ये छानने का काम प्रक्रिया करता है। जितना भी भोज्य पदार्थ उसको छान कर अलग कर देता है। कौन? नेफ्रॉन या विक्राणु। वो कहाँ है? हर जगह पूरा प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदन होते हैं, यानी पूरा जाली की तरफ पूरा भरा हुआ पड़ा रहता है। आप फिगर भी देख लीजिएगा, इस तरफ फिगर रहता है, पूरा रोक के देख लीजिएगा। मैं थोड़ा इधर पढ़ता हूँ। जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्पंदन में यानी छानना, निस्यंद में कुछ जैसे प्रारंभिक निस्यंद बोलेगा वो छानने का प्रक्रिया। पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वेशन क्या होगा, पुनर्वशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय उत्सर्जित करता है यह निर्भर करता है। प्रत्येक किडनी में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। अभी आप लोग बताए थे, मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। जो भी मूत्र बना है नलिका में, क्या है, वो नलिका है, लंबा सा जो नलिका आया था उसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। प्रवेश करता है, जो कि वृक्क को मूत्राशय में जोड़ती है। कहाँ पूछेगा किससे जोड़ता है? मूत्रवाहिनी को मूत्राशय में जोड़ता है, वहीं पे आप जमा रहता है, जोड़ते हैं। मूत्राशय में यह मूत्र भंडारित रहता है, जो अभी बताएं भंडारित रहता है। तब तक यह फैल हुए मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जब तक आप नियंत्रण कर सकते हैं तब तक आप रोक सकते हैं मूत्राशय में, नहीं तो मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर कर सकते हैं। यही बोला गया है इसमें उतना लाइन में। तो आप क्या, कृत्रिम वृक्क, जो कृत्रिम वृक्क अपोहन वृक्क बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम वृक्क जो आप लोग को लगाया जाता है मनुष्य के शरीर में, उसके बारे में क्या बोला गया देखिए। जिसकी उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात व वृक्क से सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क को अप्रक्रिया होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। जब भी खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलता है, कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन यानी डायलिसिस, पूछता है ना, कृत्रिम कहाँ डायलिसिस कहाँ होता है, क्या होता है, किडनी में होता है। अपवहन यानी डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। नहीं तो ये आदमी मर जाएगा। यदि नाइट्रोजन बॉडी में रह गया तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। यदि किडनी नहीं रहा तो इसी कारण कृत्रिम किडनी लगाना ही पड़ता है जब किडनी खराब होता है। कृत्रिम वृक्क बहुत ही अधपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। यह नलिका अपवहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का प्रासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगों की रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित कराते समय इस मार्ग में अपशिष्ट विसरण द्वारा यानी अपवहन द्रव में आ जाता है। अपवहन द्रव में आ जाता है, शरीर के में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई भी पुनर्वशोषण नहीं होता। पूछ लेगा कृत्रिम वृक्क में क्या नहीं होता है, तो पुनर्वशोषण नहीं होता है इसमें, उसमें पुनर्वशोषण होता है, इसमें नहीं होता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन वृक्क में होता है, यानी निस्यंदन यानी क्या हो गया, छानने का काम। 180 लीटर, समझ रहे हैं, 180 लीटर किडनी में ये छानने का काम। यदि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्पंदन वृक्क नलिका में पुनर्वशोषित हो जाता है।
क्या पूछा, तो बहुत बार पूछ रहा था ये किडनी का डायग्राम पूछा गया था। बोमन कैप्सूल कहाँ है, बेमुन कैप्सूल कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना है बेमुन कैप्सूल कहाँ है। तो इस तरह फिगर देगा पूछ लेगा क्योंकि वो बेमुन कैप्सूल पूछा था मान लीजिए, तो इसको हिंदी में संपुट बोला है, संपुट को ही बेमुन कैप्सूल बोलते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है इस फिगर को देख के, समझे, यानी जो बेमुन संपुट है इसी को बोलते हैं। तो यही पूछा गया था। तो इस तरह आप लोग को पूछता है तो आप लोग को फिगर याद रखिएगा रोक के। तो वो मनुष्य में उत्सर्जन हो गया। अब ये पेड़ पौधे में जो कि उत्सर्जन होता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसको आप रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा थोड़ा, इसमें थोड़ा नॉलेज के बारे में आप लोग को दिया गया है जो कि रक्तदान में। जैसे अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे आप लोग को बोला गया कि पादप में क्या है, अपशिष्ट उत्पाद कहीं भी की जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये अतिरिक्त जल से बाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाएं के बने होते हैं। पादप में मृत कोशिका होते हैं, जीवित भी होते हैं, जैसे पत्तियों के क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तकाओं में संचित करता है और उत्पादन संचित रहता है। रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराना जाले में संचित रहते हैं। तो आप लोग ये पढ़िएगा थोड़ा रोक के, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस तरह करके। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो तो समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, इसका वीडियो पार्ट 3 आप लोगों को समाप्त हो गया। तो आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपने क्या क्या सीखा तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। विभिन्न प्रकार की गतियों की जीवन सूचक माना जाता है। जीवन का अनुरक्षण के लिए श्वसन जो कि है और शरीर के अंदर पदार्थों का संबंध अपशिष्ट उत्पादन आदि प्रक्रम होते हैं। तो आप लोग को ये पॉइंट आप लोग को पढ़ लेना, ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर रहता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैं सब आंसर कर दिया हूँ, ये देख लीजिएगा। तो आज का पार्ट 3 वीडियो यही था दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग देखते नहीं हैं क्योंकि पिछला वीडियो भी ज़्यादा व्यूज नहीं गया है। तो आप लोग को वीडियो जो पूरा अच्छे से देखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। आप लोग को अब हम बिजी रहते हैं, इसी कारण वीडियो नहीं बनाते। मैं घर चला गया था, दादी डेट कर गई थी, इसी कारण पार्ट 3 नहीं आ पा रहा था। तो अब पार्ट 3 आ गया है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 6। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा आप लोग को चाहिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिए, क्योंकि आप NCERT अच्छे से पढ़िएगा तब समझ आएगा। थोड़ा ये बोर लगता है इसमें, तो आप लोग बोर नहीं होना, अच्छे से आप लोग को समझना है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाना है बता दीजिएगा। आपका टेस्ट यदि ऑनलाइन मारना है, आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। उसमें अभी वीडियो बनाए हैं, कल ही वीडियो परसों अपलोड किए थे, तब उसको जरूर फॉलो कीजिए। यदि आप लोग को कम नंबर आ रहा है, उसको यदि आप देख लिए तो एकदम फिक्स आप नंबर बढ़ जाएगा, यदि आपका तैयारी हो चुका है तो। और टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं कैसे मारना है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि आप लोग को कैसे टेस्ट मारना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा फुल बताया हूँ कि कैसे आप लोग को एग्ज़ाम में टेस्ट मारना है, 1 से 100 तक कैसे कैसे पहुंचना है, कि कैसे आप लोग को टाइम बचाना है फुल। तो पूरा NCERT आप लोग देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट ही है। नेक्स्ट वीडियो साइंस पे बता ही दिए थे, मैथ रीजनिंग कहाँ पढ़ना ये भी बता दिए थे। जब भी टाइम मिलेगा आप लोग को वीडियो रेगुलर आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।